हम देखें तो कबीरधाम जिले का इतिहास ही फणी नागवंश से शुरू होता है। अच्छा, कबीर पंथ का क्या संबंध है सर कबीरधाम में? ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी दंगे हुए नहीं थे, लेकिन विशिष्ट श्रेणी के बैगा हमारे जिले में पाए जाते हैं जो अन्य कहीं नहीं पाए जाते। फिर जब स्मशान घाट पहुँचे तो जो लड़का सामने दारू पी के नाच रहा था, है ना, वो लड़का बॉटल रखा और रोने लगा वहाँ पे बैठ के। हमारा जो जंगल सफारी है भोरमदेव, वो जंगल सफारी जो है कान्हा और रायपुर की जंगल सफारी से भी बहुत अच्छी है। चंद्रवंशी जो है, चंद्रवंशी परिवार झिरोनी, गणपत सिंह चंद्रवंशी और उनके पूरे परिवार, चाहूँगा मेरे किसी भी लेख में खजुराहो शब्द उल्लेख नहीं करता मैं। अच्छा। और इस शब्द पर मुझको आपत्ति भी है। कम सुखम वर्धति सह कवर्धा इति। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, उनके जीवन के बारे में बताता हूँ, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में भी बताता हूँ। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था जिला कबीरधाम, और जिला कबीरधाम के एक ऐसे खास शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराना चाहेंगे जो 2007 में राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और जो कबीरधाम जिले के प्रमुख इतिहासकार में से एक हैं। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, आदित्य श्रीवास्तव जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। पहला सवाल तो ही रहेगा सर, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आपका? प्रारंभिक जीवन ग्रामीण क्षेत्र में रहा। पहली से 5वीं तक का ग्राम रवेली जो है और हमारा गांव है, वहाँ मैंने अध्ययन किया। और 5वीं के बाद फिर बालोद में 6वीं से 8वीं तक के, और 9th से फिर कवर्धा में अपनी पढ़ाई पूरी की हूँ। तो शिक्षा कहाँ तक थी सर आप? शिक्षा मेरा MA BEd है, ज्योग्राफी और समाजशास्त्र में PG हूँ, और BEd शिक्षा स्नातक भी हूँ उसमें। जी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में अभी जैसे मेरा व्यक्तिगत परिवार कहें तो 2 बच्चे हैं और श्रीमती जी हैं। और वैसे हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग कुल 6 भाई और 3 बहन थे, है ना। तो वर्तमान में 3 भाई अभी हैं और 2 बहनें हैं अभी। जी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, सब प्रेरणा कहाँ से मिला? एक्चुअल में जब मैं पढ़ रहा था ना, उसी दौरान ज़रूरतमंद कुछ गरीब बच्चों को बिना शुल्क के उनको पढ़ाया करता था। तो मोहल्ले वाले सारे लोग मुझको शुरू से ही गुरुजी ही कहा करते थे। अच्छा, पूरे मोहल्ले? हाँ। तो वो पढ़ाई के दौरान, और चूँकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब प्राइवेट तौर पे किया हूँ मैं, तो उनके साथ साथ जुड़ाव के कारण उसमें रुचि जागृत होती गई कि शिक्षा के क्षेत्र में काम अवसर मिलेगा तो ज़रूर काम करूँगा करके। हालांकि मैं 2 बार PSC क्वालिफाई किया हूँ, MP जब था उस समय, और सेकंड कैटेगरी के लिए हुआ था। इंटरव्यू में नहीं हुआ सिलेक्शन। तो प्रशासनिक क्षेत्रों में जाने के लिए कई बार इंटरव्यू किया हूँ मैं, पर किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रही होगी। जी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आपको जो है 2007 में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान मिला, तो उसके बारे में बताते सर आप। एक्चुअल में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं 1984 में शिक्षक बना मैं रणवीरपुर में, तो उस दौरान से बहुत ही अभाव ग्रस्त हुआ करते थे हमारे स्कूल। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद को करना रहता था। तो मैं लालपुर स्कूल में जब था, तो छप्पर जो है खपरेल वाला था, तो पानी टपका करता था। तो गांव वालों को कई बार बोला, लेकिन वो तैयार नहीं किए। तो बच्चों से खपरा मंगा के ना मैं खुद चढ़ बैठा था। मेरे को आता है। अच्छा। हाँ, छप्पर काम करने का छाना। हाँ। तो मैं चढ़ बैठा। तो उसी समय नवभारत के पत्रकार उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने क्लिक किया और उसको अपने पेपर में स्थान दिया था, एक शिक्षक ऐसा भी जो स्वयं छप्पर छाने के लिए चढ़ बैठे करके। तो वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभाव का रोना हम लोग कभी नहीं रोए उस ज़माने में शिक्षकों से। तो अपने साधन का प्रयास करके गांव स्तर पे जैसा हो सकता था साधनों का तैयार किए, और नए नए
नवाचार करते रहा मैं। जी जी। जैसे स्थानीय भाषा को शामिल करके पढ़ाना, छत्तीसगढ़ी बोलता है तो छत्तीसगढ़ी में समझाना, जी जी। हाँ, और स्थानीय स्तर पे किसी चीज़ को क्या बोला जाता है जी। तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को वाह। बताना। तो ये नवाचार जो है, इसका एनसीएफ 2005 जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बनता है, जी जी। उसमें भी मेरा ये सुझाव शामिल हुआ था। वाह। तो उस स्थानीय बोली को समावेश करते हुए पढ़ाना, एक बहुत सारे नवाचार थे, खेलों के द्वारा शिक्षक देना। जी। तो वो सारे नवाचारों के कारण मेरा नाम यहाँ से प्रस्तावित होके गया था कलेक्टर के द्वारा कि हम लोग फिर वो फाइल बना के सबमिट किए थे। और उसमें फिर पूरे छत्तीसगढ़ से जी। 140 टीचर्स का इंटरव्यू हुआ था रायपुर में। भारत सरकार के सचिव, शिक्षा सचिव आए थे। तो उस इंटरव्यू में फिर 35 लोगों का फाइल सेलेक्ट हुआ था जी। और वो गया था दिल्ली। वहाँ से फिर 7 लोगों का नाम सेलेक्ट होकर आया, उसमें टॉप मोस्ट में मेरा नाम था। तो उसके बाद फिर 2008 में उसका प्रेजेंटेशन हुआ। जी जी। तो उसमें फिर 2008 में और फिर हम राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ। बाकी लिखा था 2007 है सर। हाँ, 2007 में, चूँकि सिलेक्शन 2007 में हुआ था, जी जी। मिला 2008 में। पहले वैसे ही होता था, अब वो क्या है, डिजिटलाइजेशन के कारण ना जिस सत्र का है उसी सत्र में मिल अब जाता जल्दी है। जल्दी काम हाँ, होता है, तो पहले 1 साल बाद ही मिला करता था, जी जी। तो वो मिला है। जी जी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आप एक जो है पुस्तक लिखें कंवरधा दर्शन करके, तो इस पुस्तक को लिखने का विचार कैसे आया सर आपको? एक्चुअल में क्या है, मैं शुरू से घुमक्कड़ स्वभाव का आदमी रहा हूँ, अच्छा, है ना। घूमते रहते? हाँ, जगह जगह जाना आना, तो वहाँ जो जो चीज़ें मिलती थी उनको लिखते जाता था कागज, छोटी छोटी डायरी में। तो हमें श्रीमती जी का कहना था कि सब लिख लिख के रखने से क्या मतलब, तो उसको पुस्तक के रूप में हो जाए तो लोगों के बीच में पहुँच जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर मैं वो उसको पुस्तक के रूप में लिखना शुरू किया और उसके बाद फिर अपने ही खर्चे से उसको छपवा के फिर कवर्धा ज़िले में पूरे दुकानों में बांट दिया, अलग अलग। उसका शुल्क रखे थे कि नहीं? रखा था, लेकिन बहुत कम जगह से मिला वापस। जी जी। हाँ, बहुत छोटा शुल्क था, 60 रुपये था पुस्तक की फिर भी कीमत। कितने कॉपी बटे होंगे सर? और बंटने के लिए पूरे यानी 40-50 कापी करीब मेरे पास बचे, वाह। और 1000 में से बहुत सारी कापियाँ तो मैं ऐसी स्कूलों को, कॉलेजों को, लाइब्रेरी को बांट दिया। वाह, और पीएससी के इंटरव्यू में जाने वाले बच्चों को एक एक कॉपी दे देता हूँ वाह। ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। सही। तो इस तरह से अब बाहर से जो आते हैं तो कलेक्ट्रेट से भी कभी कभी पूछते हैं कि भाई कुछ रिकॉर्ड, कुछ इस इतिहास, तो वो पुस्तक के लिए मेरे पास भेज देते थे, तो वो उनको दे देता था। इस तरह से सारी पुस्तकें लोगों के बीच में पहुंच गया मैं। सुंदर सर। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, आपका हॉबी, रुचि किस में है ज़्यादा आपको? मेरा तो मेनली तो पढ़ने का है, जी जी। पर चूँकि एक खिलाड़ी रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ फुटबॉल का और वॉलीबॉल का। फुटबॉल और वॉलीबॉल मेरा पेट गेम है, तो खेल दोनों, में भी आगे हाँ, खेल में तो दोनों के खिलाड़ी रहा हूँ। जी जी। तो खेल भी मुख्य रुचि है, पर मुख्यतः कहें तो हम अध्ययन ही हैं। तो अध्ययन के चलते, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके चलते पर्यावरण से, जी जी। अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, पुरातत्व से, पर्यावरण से, तो इस तरह से है रुचि भी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, कबीरधाम जिले की प्रमुख यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है? कबीरधाम जिले की जो सबसे बड़ी विशेषता थी शुरू से ही, जी। वो है सांप्रदायिक सद्भाव का। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी दंगे हुए नहीं थे, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदलती गई, फिर वो बहुत अच्छा रहा है। शुरू से अच्छा रहा है। बहुत ही यानी रिश्ते नाते का संबंध रहा है वाह। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी और आज तक है। अभी वैसे आज भी लोग एक दूसरे को रिश्तेदारी के रूप में मानते हैं, वाह। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे सर, कबीरधाम जिले का प्राचीन नाम क्या था और उसका महत्व क्या है? एक्चुअल में कवर्धा जो है ना, कवर्धा को यदि हम कहें ना, तो इस पर शंकराचार्य जी ने भी कहा है, बहुत पहले भी कहा है, कम सुखम वर्धति सह कवर्धा इति। अर्थात जिस जगह सुखों की वृद्धि हो वो कवर्धा है। तो वो कवर्धा रहा। सबसे पुरानी यदि आप पूछेंगे ना, तो सबसे पहले इसको कमरदा कहा जाता था। हाँ, कमरदा। 1867 तक के उल्लेख में कमरदा लिखा हुआ है पांडुलिपियों में।
उसके बाद फिर उसका नाम पड़ा कवर्धा। बोलते बोलते। हाँ, कवर्धा। और कवर्धा के बाद फिर कमरदा हुआ वो। अच्छा। हाँ हाँ, और धीरे धीरे फिर उसका नाम कवर्धा हुआ और अंत में कवर्धा, ऐसा है। इस तरह से वो नाम बदलते गए। कबीर धाम हुआ 2003 में। अच्छा। 2003 में यहाँ बहुत बड़ा संगम हुआ था, जी जी। समागम हुआ था कबीर पंथियों का। तो अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो कबीर पंथियों की मांग पर उन्होंने जिले का नाम जो है कबीर धाम किया था। और ये कबीर पंथ का क्या संबंध है सर कबीर धाम में? कबीर धाम में कबीर पंथ का बहुत ही घनिष्ठ, एक एक व्यक्ति के दिल से मन में जुड़ा हुआ संबंध है। जैसे कवर्धा में हक नाम साहब जो है, इनके 8वें पंथ गुरु जो है हक नाम साहब, उन्होंने कवर्धा में आके गुरुगद्दी की स्थापना की। और उसके बाद से 4 गुरु लगातार यहाँ पर, उनकी समाधि भी है यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ से दामाखेड़ा के लिए आमंत्रित हुए वो, तो धीरज नाम साहब के साथ कुछ आपसी पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसके कारण फिर उन्होंने दामाखेड़ा में जाके उग्र नाम साहब ने अपनी गद्दी स्थापित की। तब से कबीर पंथ का मुख्यालय दामाखेड़ा हुआ है, अन्यथा कवर्धा ही था पहले। जी बहुत सुंदर सर। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है? वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में इस बात को कहना चाहूँगा, मेरे किसी भी लेख में खजुराहो शब्द उल्लेख नहीं करता मैं। अच्छा। और इस शब्द पर मुझको आपत्ति भी है। क्यों सर? इसलिए आपत्ति है कि खजुराहो किसी स्थान का नाम है जी, और भोरम देव जो है वो एक आध्यात्मिक गौरव है। सही। और आध्यात्मिक गौरव केवल निर्माण शैली के आधार पर, वहाँ पर जो कंदरिया महादेव है खजुराहो में, वो नागर शैली में बना है। और नागर शैली में भोरम देव भी बना है। भोरम देव के साथ साथ बहुत सारे मंदिर बने हैं। सही। तो नागर शैली में जितने भी मंदिर हैं उनको हम खजुराहो कैसे कह सकते हैं? जी। इस मंदिर को, उसकी निर्माण शैली और बाह्य दीवारों पर मिथुन मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, जी। उसको देखते हुए खजुराहो का नाम लोगों ने दिया है। पर चूंकि वो मध्य प्रदेश के काल में था, अच्छा, तो इसलिए उसकी तुलनात्मक करना उस समय ज़्यादा ये चर्चा में नहीं था। पूरा हाँ, चर्चा में नहीं रखे ना। यहाँ एक्चुअल में उस ज़माने के हमारे जो इतिहासकार और साहित्यकार थे, उनको इस बात पर आगे बढ़ना था। तो उसको अब धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो भोरम देव मंदिर है ना, वो एक अलग ही स्ट्रक्चर है। कभी किसी दिन आपको बनाने की इच्छा होगी ना, तो भोरम देव जब चलना होगा ना, तो भोरम देव की वो चीज़ें हम बताएंगे जो आपको खजुराहो में नहीं मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो खजुराहो केवल निर्माण शैली के आधार पे कहा जाता है। जी, तो बिल्कुल जाएंगे सर आपके साथ एक दिन, आप समय दीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल है सर आपसे, फड़ी नागवंशी शासकों का कबीर धाम के इतिहास में क्या योगदान रहा? वास्तव में हम देखें तो कबीर धाम जिले का इतिहास ही फणी नागवंश से शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि कवर्धा में 1062 से लेकर 1080 के बीच में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ। और तब से, यानी 11वीं शताब्दी में, तब से 14वीं शताब्दी तक उनका अस्तित्व रहा है, पूरे 24 राजाओं का। और उन 24 राजाओं का अस्तित्व रहा है। तो उस समय शासन प्रशासन जो है पूरा भोरम देव के आसपास सिमटा हुआ था। तो कवर्धा का इतिहास जब भी हम लिखेंगे ना, तो भोरम देव का इतिहास उसमें जुड़ेगा ही। और फड़ी नागवंश आएंगे ही। फड़ी नागवंश आएंगे ही, क्यों कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नागवंशी राजा हैं, जैसे बस्तर का छिंदक नागवंश है, काकतीय का, आपका कांकेर का है, इस तरह से। तो ये कवर्धा जो है फणी नागवंश का है। तो फणी नागवंशी शासकों का एक बहुत ही सक्षम क्षेत्र रहा है। तो कवर्धा के इतिहास में उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कबीरधाम जिले की प्रमुख पुरातात्विक धरोहर कौन कौन सी है? कबीरधाम जिले को यदि आज हम पुरातात्विक धरोहर के रूप में सिर्फ यदि भोरम देव से जानते हैं ना, तो हमारी ये भूल है। केवल भोरम देव के नाम से ही नहीं, कबीरधाम जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है पचराही, जो सबसे प्राचीन क्षेत्र है। 5000 साल पुरानी बसाहट है वहाँ पे। और 15 करोड़ वर्ष पुराना मोलास्का प्रजाति का जली जीवाश्म मिला वहाँ, जो कि पृथ्वी के शुरुआती दौर के निर्माण का
प्रतीक है वो। जैसे डायनासोर थे। हाँ हाँ, और डायनासोर से भी पहले का है वो। अरे, तो वो चीज़ यहाँ पर मिला। और दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कामठीगढ़, जो पंडरिया विकास खंड में है। पुराना पंडरिया की राजधानी वहीं थी 1300 कुछ तक के, और 1543 में फिर वो पंडरिया आई। तो सबसे प्राचीन क्षेत्र है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। पचराही। नहीं, पचराही और कामठी। काम की। हाँ जी अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, पुरातत्व जो जिला समिति है जी, कबीरधाम जिले की, उसमें आपकी क्या भूमिका है? उसमें हम लोग एक सदस्य के रूप में हैं, और जो भी सुझाव जिले में जो पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षण के लिए है, उनके आगे लेखांकन वगैरह के लिए तो जो सुझाव देना रहता है, और वो सुझाव देने का काम हम लोग करते हैं। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, जिले के संरक्षण योग्य ऐतिहासिक स्थलों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अभी संरक्षण के रूप में हमारे सामने तो सबसे महत्वपूर्ण तो भोरम देवी ही है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा मॉन्यूमेंट्स है जो पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी मंदिर, पुराने पुरातात्विक मंदिर है, उनमें एकमात्र है जो पूर्ण रूप में है। हाँ, तो इसलिए महत्वपूर्ण, हाँ हर चीज़ है, कंप्लीट है। तो ये इसलिए इसका तो सबसे महत्वपूर्ण तो वही हिस्सा है। और बाकी इस क्षेत्र में इतने पुरातात्विक कुल मिलाकर 54 पुरातात्विक स्थल है और धरोहर है वर्धा केवल जिले में, जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। कहीं पर मूर्ति रखी है, कहीं पर दूसरी जगह मूर्ति रखी है, तो वो सारी मूर्तियाँ जो है ना, वो संरक्षित करने लायक हैं। जी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर आपसे, जो नई पीढ़ी के हैं उनको इतिहास से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इतिहास से जोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे जिले का इतिहास जो है, यदि हम राष्ट्रीय स्तर का इतिहास विश्व इतिहास से ज़्यादा महत्व नहीं रखता। हमारे लिए सबसे पहले था जिले का इतिहास। तो यदि जो विद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक शालाओं में जिले के इतिहास से यदि हम शुरू किए जाए, उसको कहानी के रूप में बता के, पहले पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग कहानी ही बताया करते थे, तो राजा रानी की कहानी इस तरह की, तो कहानी के रूप में उसको तैयार कर करके बहुत सारे टीचर इस पर काम कर रहे हैं। तो वो कहानी के रूप में हम यदि देते जाए तो बच्चे आजीवन याद रखेंगे उसको और उससे जुड़ेंगे। और जैसे मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, कभी कभी आते हैं, वही मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो भोरम देव की जब स्टोरी बताना शुरू करता हूँ तो वो बड़े मन से उसको सुनते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे शिक्षकों के ऊपर निर्भर है कि वो चाहे तो बच्चों को पूरी एक एक चीज़ से जोड़ सकते हैं। जी। नहीं, बाकी आपके हैं सर, बताने का जो शैली है बहुत अच्छा है, लोग जल्दी समझते होंगे बच्चे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, कबीरधाम की लोक संस्कृति और इतिहास में क्या संबंध है? कबीरधाम की लोक संस्कृति और इतिहास दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आपको उदाहरण बता रहा हूँ मैं। कवर्धा रियासत जब था तो रियासत के समय यहाँ पर सुआ गीत हुआ करता था। हाँ, सुआ नाच है ना, तो पूरे छत्तीसगढ़ में वो सुआ नाच को दूसरे रूप में लेते हैं। हाँ। कवर्धा वो रियासत था जहाँ पर सुआ नाच जो है उससे प्राप्त आय कवर्धा राजकुमारी के मनोरंजन के लिए खर्च होता था। अरे वाह। तो ये एक नई चीज़ जो है वो जब पुस्तक लिखने के दौरान ये जानकारी मुझको मिली थी, जिसमें यहाँ जो राजकुमारी होती थी तो पूरे शहर वाले सुआ नाच करके और जगह जगह जाके जो पैसा इकट्ठा होता था या चावल वगैरह जो सामान, तो उसको सारे का चीज़ को उसको सौंप दिया जाता था। अच्छा, और रानी के लिए उनके मनोरंजन के लिए खर्च किया जाता था, और वो भी खुशी खुशी उसका उपयोग करती थी, क्योंकि उनको अपने जो प्रजा है उससे जुड़ के रहना होता था, और उनके द्वारा और ये आत्मीय संबंध बन जाता था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध था। बहुत सुंदर बताया सर आप, मतलब जो सुआ नाच करते थे उसको रानी जी को देते थे। वाह भाई। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, जिले के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? एक्चुअल में कबीरधाम जिले में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अभी जो घोषित स्वतंत्रता सेनानी हैं उसमें लालमणि तिवारी चचेड़ी के थे, जो रायपुर से अपनी कार्यक्षेत्र रखे, और दूसरे जो है वो पूरन लाल ओझा पंडरिया। ये दो व्यक्ति ये महाकौशल क्षेत्र में किए अपना कार्य। तो ये दो व्यक्ति घोषित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, लेकिन उसके साथ साथ चंद्रवंशी जो है, चंद्रवंशी परिवार झिरोनी, गणपत सिंह चंद्रवंशी और उनके पूरे परिवार
वो लोग बहुत ही ज़्यादा इससे जुड़े रहे। और बाद में कवर्धा के नेमीचंद जी लूनिया हैं और गांव-गांव के आपके नेवारी से है, गांगचुआ से है, गांव-गांव के लोग जो है, मैं पूरी लिस्ट बनाया हूँ और उसमें करीब 40-42 लोग हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किसी न किसी रूप में अपना सहयोग किए हैं। जी चलो, बहुत सुंदर जानकारी बता रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ सवाल करना चाहूँगा सर आपसे, कबीरधाम जिले के आदिवासी इतिहास के बारे में क्या विशेष बातें हैं? एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह का आप बना रहे हो वीडियो, बहुत अच्छी चीज़ है, आप जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को आप पहुंचा रहे हैं, ये अच्छी बात है, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र ही हैं। और कवर्धा ज़िले का जो आदिवासी समुदाय है, बैगा खासकर, वो अन्य ज़िलों से अलग है। जैसे विशिष्ट श्रेणी के बैगा हमारे ज़िले में पाए जाते हैं जो अन्य कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ उनकी रीति रिवाज परंपराएं बिल्कुल ही हट के बहुत सारी चीज़ें हैं और वो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ रहे थे, इसीलिए इस क्षेत्र में बैगा चक 1982 के आसपास प्रारंभ किया गया था। तब से बैगाओं के जीवन के लिए विकास का काम चल रहा है। बैगाओं की जो बहुत ख़ास बात है तो वो ये कबीरधाम जिले के वो बेवर कृषि जो करते हैं, वो धरती को माता मानते हैं, इसलिए कभी हल नहीं चलाते इसमें। अच्छा, अनाज छिड़क देते हैं, जो पैदा हुआ उसका उपयोग करेंगे, वो जगह भर गया तो दूसरी जगह जाके फिर खेती करेंगे आसपास में। हाँ, बैगा जनजाति तो धरती को माता मानते हैं, इसलिए कभी भी उसमें हल नहीं चलाते हो। और तो एक आप उनके दूसरी चीज़ इसमें एक आपके लिए बता दूं, हालांकि मैं अपनी आने वाले समय में पुस्तक के लिए रखा था उसको, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, मैं रेंगाखार जंगल तरफ घूमने गया था, तो एक मृत व्यक्ति को लेके आ रहे थे, गाना गाते बजाते सब पूरा, और दौड़ते हुए एक व्यक्ति सामने ऐसे दारू पी के ऐसे नाचते हुए चला जा रहा था। तो मैं रुक के पूरा ऑब्जर्व किया था, देखिए उनकी सांस्कृतिक परंपराएं क्या चीज़ होती है। तो वो उस दौरान उन्होंने नाचते गाते देखा, तो मैं बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, टीचर रहा हूँ पूरे बोर्डा ब्लॉक में, तो मैं बोला एक चीज़ बताओ यार, ये सामने नाच रहा है आदमी और आप लोग पूरा दौड़ दौड़ के ऐसे नाच के ले जा रहे हैं बॉडी को, तो ये ऐसा कैसे? तो सर आप पूरा ध्यान से देखते रहो, आखिरी समय तक के हमारे साथ रुकिए यहाँ पर। तो मैं रुका रहा, फिर जब स्मशान घाट पहुँचे तो जो लड़का सामने दारू पी के नाच रहा था, है ना, वो लड़का बॉटल रखा और रोने लगा वहाँ पे बैठ के। मैंने फिर पूछा कि भाई क्यों रो रहा है, अभी तो नाच रहा था। तो बोले इसी के पिताजी हैं जो ख़त्म हुए हैं, तो इनके में ये परंपरा थी कि नाचते गाते लेके आते हैं, बड़े मतलब उसको सम्मानपूर्वक। अच्छा। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसको दुख जो है ना, उसकी चरम सीमा होती है, और फिर वो रोने लगा, फिर अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया। ये एक बैगा जनजाति की बहुत अलग पद्धति यहाँ देखने को मिली थी मेरे को। मतलब वो जब ले जाते हैं तो पहले जश्न मनाते हैं, जश्न मनाते हुए ले जाते हैं कि ये यहाँ से मुक्ति प्राप्त की है करके। बाद में फिर उनको दुख तो स्वाभाविक है, माँ बाप हैं तो वो चीज़ देखने को मिला मेरे को। और पीना जरूरी रहता है, वो तो उनका महत्वपूर्ण अंग है वो। महुआ हाँ, उस उनके हर कार्यक्रम में वो महत्वपूर्ण अंग है। महुआ पूजा भी करते हैं। हाँ, जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको तो अमृत तुल्य मानते हैं ना वो लोग महुआ को। हाँ जी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, इतिहास लेखन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इतिहास जब हम लिखते हैं तो इतिहास लेखन की सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रामाणिक सामग्री का अभाव। जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, हाँ, जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं उसकी प्रामाणिक सामग्री कहाँ से प्राप्त हो। सही बात। क्योंकि अधिकांश इतिहास जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं, लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो एक इतिहासकार जो है ना, वैज्ञानिक की भांति होता है, वो विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को इकट्ठा करके फिर उसका लिंक जोड़ता है, उसके बाद फिर वो लेखन करता है। तो वो प्रामाणिक सामग्री का अभाव होता है। प्रूफ करना ज़्यादा कठिन। हाँ, कठिन, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिख सकते। कुछ भी लिख रहे हो मतलब लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हो आप। तो हमारे सामने भी वही समस्या आई। कबीरधाम जिले का प्रामाणिक इतिहास का कोई उल्लेख नहीं था, तो विभिन्न शिलालेखों, विभिन्न बड़े बड़े बुजुर्गों, 90 साल 92 साल के लोगों से मिल के सब उनसे जानकारी प्राप्त किया
कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। तो उन सब चीज़ों के माध्यम से ये सब तैयार किए गए हैं। बहुत सुंदर सर। एक और सवाल रहेगा सर आपसे, आपके अनुसार कबीरधाम जिले की सबसे अनदेखी ऐतिहासिक धरोहर कौन सी है? अभी अनदेखी ऐतिहासिक धरोहर की बात यदि कहेंगे ना तो आपको जाना पड़ेगा सोमनापुर। सोमनापुर, ये हाँ, कहाँ है? पिपरिया से अच्छा, पिपरिया। 15 किलोमीटर आगे है। जी वहाँ पर जो मूर्ति है जी वामदेव की, सदाशिव जिसको कहते हैं, जी। चतुर्मुखी शिवलिंग के चारों तरफ मुख और एक मुख ऊपर में। पुराने समय का। हाँ, वो दूसरी तीसरी शताब्दी का है। और दूसरी चीज़ है ब्रह्मा की मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति बहुत कम मिलती है। तो ये दोनों ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जिसको लोगों को जाके देखना चाहिए और समझना ब्रह्मा की चाहिए। मूर्ति भी वही है सर? हाँ, ब्रह्मा, बाजू में ब्रह्मा है और एक तरफ शिवलिंग है। वाह। तो वो सदाशिव की मूर्ति जो सिरपुर में है, वो मूर्ति यहाँ पर है। वाह, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, देखने लायक है। सही मैं जी। भी देखूं सर? हाँ, जाऊंगा। बहुत खूबसूरत प्रतिमा है, ज़रूर जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दिए सर, एक बार ज़रूर जाऊंगा। कुछ और कबीरधाम जिले के इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहूँगा सर मैं। हाँ, कबीरधाम जिले का जो है गठन कब हुआ था? ये 6 जुलाई 1998 को गठन हुआ था। जी। और इस जिले का नाम कबीरधाम क्यों रखा गया है सर? कबीरधाम कबीरपंथियों की विशेष मांग पर और कबीर को समर्पित, हमारा कवर्धा नगर भी कबीर को समर्पित रहा है। बहुत सारे गुरु यहाँ हुए हैं और लोगों को मार्गदर्शन किए हैं, इसलिए किसी ने विरोध भी नहीं किया कि आप कबीरधाम रख सकते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। वाह। अच्छा, कवर्धा रियासत का इतिहास क्या है? कवर्धा रियासत का इतिहास एक्चुअल में क्या है, कवर्धा रियासत पहले केवल पंडरिया था। जी। और पंडरिया के राजा के 2 पुत्र थे, उनमें से एक पृथ्वी सिंह वहीं के राजा बने पंडरिया के, और महाबली सिंह जो है ना वो दीवान था। अच्छा। तो वो सागर और गढ़ामंडला के बीच में लड़ाई छिड़ी ना, तो सैनिक सहयोग के लिए वो गए थे वहाँ गढ़ामंडला। जी जी तो उस लड़ाई में विजय प्राप्त हुई गढ़ामंडला को, जी। और तब उन्होंने एक आयोजन रखा था। उसमें उन्होंने इनाम स्वरूप इनको कहा कि आप जाकर कवर्धा में रियासत की स्थापना कीजिए। और इस तरह से वो आके यहाँ पर 1751 में, 1750 और 51 में जी। फिर कवर्धा में रियासत की स्थापना तो की। मतलब पहले पंडरिया में बना है? हाँ, पंडरिया पहले। फिर कवर्धा का हाँ बना है? हाँ, जी जी। और लोहारा का? लोहारा तो बहुत बात का, इन्हीं के अधीनस्थ था वो। अच्छा, इन्हीं के, वो क्या होते थे, जैसे एक से अधिक पुत्र हुए जी जी। तो दूसरे पुत्र को कभी बोल्डा का या लोहारा में। अच्छा, ऐसा- बोलला में भी है? हाँ, बोल्डा में इनकी जिम्मेदारी है। अरे वाह। हाँ, दोनों जगह है जिम्मेदारी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर आपसे, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है ना 11वीं शताब्दी में हुआ। 1062 से लेके 1080 के बीच में का काल बैठता है वो, जी। उसको 11वीं शताब्दी अपन कहते हैं। और राजा गोपाल देव के द्वारा, छठे राजा जो है उनके द्वारा उसका सन निर्माण। कब मानते हैं सर उसको? वही सन 1062 से लेके 1080 के बीच का। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, मड़वा महल जो है जी। उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? एक्चुअल में मड़वा महल जो है ना, मड़वा महल नाम बाद में दिया गया है। वो एक्चुअल में रामेश्वर शिव मंदिर है वो, अच्छा। उस मंदिर का नाम, क्योंकि शिवलिंग है अंदर में, सही। और रामेश्वर शिवलिंग है, मंदिर है। बाद में लोगों ने वहाँ पर शादी ब्याह कई प्रकार की चीज़ें करते रहे, तो दूल्हा देव का मंदिर हाँ, या मड़वा मड़वा है, महल। 4 खंबे हाँ, हैं बोलते हैं। वो खम्बे 18 खम्बे पूरे, जो 18 मड़वा में लगता है, जी, तो 18 खम्भों के कारण मड़वा महल कहा गया। वो एक्चुअल में उनके अंतिम राजा जो थे रामचंद्र, उनके विवाह स्वरूप उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया था, रामचंद्र राय का। और उसी में 36 पंक्ति का शिलालेख था, जिसमें पूरे फणी नागवंश का इतिहास लिखा हुआ है। वाह, बहुत सुंदर सर। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर आपसे, जो छेरकी महल है और रामचूहा है, इसका इतिहास क्या है? छेरकी महल जो है ना, नाम छेरकी महल इसलिए पड़ा है, वो भी शिव मंदिर ही है। अच्छा। लेकिन वहाँ प्राय जब लोग जाते थे ना, तो छेरी, मतलब अपने छत्तीसगढ़ी में छेरी कहते हैं बकरी को, बकरी, तो उसका बीड़ का गंध जो है ना, आता है बोलते हाँ, हैं, अभी भी आता है। गंध बना रहता था। हाँ, अभी भी आ जाता है। तो वो गंध के कारण उसको छेरकी महल कहा गया। पर कायदे से देखा जाए तो छेरकी महल कोई अस्तित्व तो नहीं हो वो सकता, नाम दे दिया, लेकिन नाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया और वो प्रचलन में आ जाता है। ऐसा है जी। पुस्तक में भी छेरकी महल बहुत लिखा खूबसूरत रहता शिव मंदिर है वो।
है ना, शिव मंदिर। बहुत सुंदर। रामचुआ सर, रामचुआ जो है, एक्चुअल में रामचुआ जो है बहुत ही पवित्र स्थल है। ये कहाँ पर है सर? ये हम सरोधा मतलब भोरमदेव से छपरी से सरोधा के लिए जब जाएंगे ना, जी जी। तो बीच में पड़ता है रामचुआ, यानी यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो उसका नाम रामचुआ? रामचुआ इसलिए नाम पड़ा कि पुरानी मान्यता है कि जब भगवान राम जो है सूर्य नारायण से चरण तीरथ भोरमदेव से आगे बढ़े डोंगरगढ़ के लिए, कामकंदला की नगरी कहलाती वो डोंगरगढ़। तो बीच में जो है ना रामचुआ के पास रुके थे, वहाँ कुंड था प्राकृतिक, आज भी है वो। अच्छा। और उसमें पानी कहाँ से आता है कोई प्रमाण नहीं है उसका आज तक। हाँ, और वापस दूसरे कुंड में जाके वो कहाँ जाता है इसका भी प्रमाण नहीं है। और उसी बड़े कुंड से एक शिवलिंग मिला था जिसमें नंदी के पीठ के ऊपर बना हुआ शिवलिंग है। तो उस भगवान राम के ठहरने के कारण उसको रामचुआ कहते हैं। अच्छा, वहाँ। हाँ, चूहा मतलब चूना, पानी का अच्छा, चूना। वाह, बहुत तो इस सुंदर तरह से। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, हम जितना भी इतिहास का जो देखते हैं जो निर्माण, उसमें शिवलिंग ज़्यादा मिलते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शिवलिंग का इसलिए है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सरल देवता यदि कोई हैं तो शिव जी हैं। और बहुत ही कम तपस्या में वो मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आपको गांव-गांव में इसलिए शिवलिंग मिलेगा। और हमारा ये क्षेत्र जो है ना, आपको बताएं, ये रेवा खंड कहलाता है। रेवा खंड। जब पूजा करवाते हो तो पंडित लोग पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनना कभी, जी, जी। कि रेवा खंडे। तो रेवा नर्मदा जी का दूसरा नाम है। तो रेवा खंड में होने के कारण रेवा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माना जाता है। तो इसलिए रेवा खंड में जगह जगह, इसलिए जहाँ भी पानी का स्रोत निकलता है ना, जी, जी। उसको नर्मदा उद्गम कहते हैं। वाह, तो वैसे ही यहाँ शिवलिंग, जो पत्थर, कंकड़ पत्थर है, शिवलिंग है। वाह, तो वो इसलिए आपको गांव-गांव में वो मिलेगा। बहुत बहुत सुंदर बताया सर आप। साथ में भी जानना चाहेंगे सर आपसे, कबीर चौरा जो है उसका धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, हम अपने गुरु को भगवान की दर्जा देते हैं, और कबीर पंथियों में गुरु ही ईश्वर है उनका, गुरु ही भगवान है। क्योंकि गुरु परंपरा जो है, वास्तव में कबीरदास जी ने नहीं कहा था कि मेरी गुरु परंपरा शुरू करो करके, लेकिन उनके पहले जो शिष्य थे ना, धर्मदास, जी जी, धनी धर्मदास, तो उन्होंने ये परंपरा शुरू की। और 42 वंश तैयार होंगे इनके। तो वो गुरु परंपरा के अंतर्गत जो भी गुरु की समाधि बनती है, जी। उसको चौरा बना के उसको पूज्य स्थल माना जाता है। और लोग दूर दूर से दर्शन करने चारों कहाँ पर है सर ये बस ये लगा हुआ है, यहीं पर थोड़ी दूर में है। यहीं पर है? हाँ हाँ, यहाँ से मुश्किल से आपको 500 मीटर की दूर में है। ये कौन से पारा में? ये कबीर पारा ही है। सीधे जाएंगे ना, गली जो सीधी गई है, जी जी, और लेफ्ट साइड में उनका चबूतरा बना हुआ है, अंदर में है। वहाँ सब रहते हैं? हाँ हाँ, वहाँ रहते हैं ना, उनके वंशज के लोग रहते हैं। वाह, कबीर पंथ के हमारे तो कबीर पारा बोलते हैं? हाँ, कबीर पारा। नंबर? वार्ड नंबर 9 के आसपास है। वो खेड़ापति हनुमान जी के बाजू में है। हाँ जी। चलो, बहुत सुंदर बताया सर आप। साथ में भी जानना चाहेंगे आपसे, कबीर धाम में पाए गए प्रमुख पुरातात्विक अवशेष कौन कौन हैं? इसमें बताया आपको, मैं पहले ही बताया था, 54 अवशेष हमारे यहाँ हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख यदि आप मानेंगे ना, तो आपको गूढ़ा जो है, जी गूढ़ा में मिलेगा, आपका दसरंगपुर में मिलेगा, जी, आपका पालीगुड़ा में मिलेगा, आप कामठी में है, आपके भोरमदेव में है, पचराही में है, सहसपुर के पास चले जाइए, सहसपुर लोहारा के पास, वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, वहाँ तो क्षीर बांधा में क्षीर बांधा लगा हुआ है। हाँ, और निकले हैं अवशेष? हाँ, आसपास में तो उनका पूरा मूर्तियों का संग्रह मिलता ही है वहाँ पे क्षीर बांधा में। वो क्योंकि पुरानी स्थल है, बहुत पुराना। वो सहस्त्र बाहु के नाम से जुड़ा हुआ और बसाया गया ऐसा शहर मानते हैं उसको, सहस्त्रपुर। इतना पुराना? हाँ, सहसपुर इसलिए नाम देते हैं उसको। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, बाकी ज़िले में इतने ऐतिहासिक धरोहर नहीं मिलते, लेकिन कबीर धाम ज़िले में मिलते हैं, तो इसका पुराना कारण शासकों, राजा जो शासक हो उनके कारण है, कुछ और कारण है? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि कवर्धा जो क्षेत्र है ना, जी वो कवर्धा से लेके पंडरिया तक का पूरा हिस्सा, जी,
और इधर बोरला साइड का ले लीजिए आप, और इस साइड में आप दामापुर तक के चले जाइए। ये पूरा चौरस एरिया जो है ना, वो एक विकसित सभ्यता यहाँ पर रही बहुत पहले, जो कि कालांतर में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नीचे दब गए, लोग पलायन कर गए, जलमग्न क्षेत्र रहा है वो क्षेत्र पूरा। तो जो बस्ती की बसाहट जो है ना वो है, इसके कारण यहाँ पर विभिन्न ऐतिहासिक और पुरातात्विक सामग्री मिलते हैं। तो शासकों के कारण है कि हाँ, शासकों ने जो बनवाया हुआ था ना, पुराने ज़माने में जो बना हुआ था, वो भौगोलिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ना वो सब दब गए थे नीचे। तो इसलिए बीच के 200-300 साल का कार्यकाल जो है ना, उस कार्यकाल का कोई इतिहास यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर आपसे, जिले की सांस्कृतिक विरासत को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? सांस्कृतिक विरासत के मामले में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपको भी, ये केवल कवर्धा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में संस्कृति जो है मनुष्य को संस्कारित करती है, उसका जीवन अच्छा बनाती है। तो उसको हमको संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उन परंपराओं और रीति रिवाजों को जीना पड़ता है। और वो जीने की प्रक्रिया जो है मोबाइल और टीवी और इन चीज़ों के कारण दूर होते जा रही है, विलुप्त होते जा रहा है। जबकि हम पुराने ज़माने में हमको, हमारा काम क्या था, छुट्टियां होती थी, बड़े मंदिर में जाके बैठे रहते थे, तालाब के किनारे बैठे रहते थे। तालाब के किनारे बैठे, तालाब में नहाने से, वहाँ के पेड़ों में चढ़ने से उसके प्रति मन में मोह आता था, और वो सब जो लगाव जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो हम उनके प्रति आज भी यदि संरक्षित रखना चाहते हैं ना, तो उसको जिए, उसके प्रति लगाव रखें। लगाव बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर विचार सर आपके। साथ में भी जानना चाहेंगे, जो इतिहासकार होते हैं और जो इतिहास लिखना चाहते हैं या इतिहास पढ़ना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ या ऑल इंडिया लेवल में भी, तो उनके लिए कबीरधाम जिला कितना महत्वपूर्ण है? कबीरधाम जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता को जानना चाहते हैं, तो 5000 साल पुरानी सभ्यता को जानने के लिए भारतवर्ष में गिने चुने स्थल हैं। जैसे उनमें जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके अन्य जितने भी हैं, नालंदा क्षेत्र है, ये सब बिहार क्षेत्र है, ये सब। उसके अतिरिक्त यदि कोई महत्वपूर्ण स्थल है तो वो कबीरधाम जिला है, जो पचराही है, जहाँ पर 5000 साल पुरानी बसाहट का प्रमाण मिला है। वहाँ प्राप्त होने वाले हथियार, औजार, आपके घरेलू सामग्रियों का मिलना, ये सब चीज़ जो प्रमाण है। तो आप इतिहास को लेखन करना चाहते हैं तो पचराही का अध्ययन जरूर करें। मतलब जो इतिहासकार है उनका इतिहास कबीरधाम जिले अगर न हो तो अधूरा है। अधूरा है बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ मिलेंगी वो चीज़ें हो सकता है दूसरी जगह ना मिले। सही, तो इसलिए चलो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कुछ व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा सर, मैं रैपिड फायर सवाल करता हूँ, ये थोड़ा जल्दी जवाब देना रहेगा आपको। जी सर, पहला है पसंदीदा पुस्तक आपका? अब मैं एक गोदान, अच्छा, प्रेमचंद जी का। अच्छा, बहुत अच्छा पुस्तक है, बहुत बढ़िया। उसमें क्या सीखने को मिलता है? उसमें मनुष्य को जीव जंतुओं के साथ और सामाजिकता, अपने परिवेश के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। हाँ, परिवेश के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। पसंदीदा इतिहासकार आपका? पसंदीदा इतिहासकार में तो मेरे पिताजी ही है, क्योंकि वो इतिहास से बहुत रुचि रखते थे, बहुत सारी जानकारी उन्हीं से मिली मेरे को। अच्छा, नाम जी करते थे? डॉक्टर राम निहोरा लाल श्रीवास्तव जी। अच्छा, पसंदीदा लेखक आपके? पसंदीदा लेखक में हमेशा से मुंशी प्रेमचंद ही रहा है। पसंदीदा शिक्षक? पसंदीदा शिक्षक में हमारे बहुत ही पुराने शिक्षक रहे हैं, जो मुझको हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे। वो हमारे MQ सिद्दीकी सर है, बहुत अच्छा सुझाव देते थे। मार खाए उनसे? हाँ बिल्कुल, बहुत मारते थे, हम मार खाए हैं और हम लोगों को कभी दुख नहीं हुआ। वो सबक है बोलो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुबह ज़्यादा काम करते हैं रात में ज़्यादा? मैं दिन में ही करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, रात लेट नाइट में दिक्कत होती है। चाय ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी? चाय पी लेते हैं दो। किताब या मोबाइल? नहीं, किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास या साहित्य? साहित्य। इतिहास नहीं, साहित्य? इसलिए कि साहित्य से विचार जो है ना और परिष्कृत होते हैं, इसलिए।
आपके आदर्श कौन है सर, आपके प्रेरणा स्रोत? मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी ही है, उनके बताए मार्गदर्शन पर ही चला हूँ मैं अपने एक जीवन शब्द भर। में कबीर धाम। कबीर धाम जो पहले ही बताया मैंने, कम सुखम वर्धति सह कवर्धा इति। वाह, है बहुत ना? सुंदर जी। सर। एक शब्द में शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की आत्मा है। वाह, फिर एक शब्द में सफलता। सफलता जो आपको संतुष्ट करे। वाह, बहुत सुंदर सर। आपका पसंदीदा ऐतिहासिक स्थल? पसंदीदा ऐतिहासिक स्थल में मैं सिरपुर को रखूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आपकी पहली लिखी हुई पुस्तक? कवर्धा दर्शन। एक ही है बोलो? एक ही वाह है। भाई। शोध या अध्यापन किसको चुनेंगे? शोध। शोध। वाह भाई। पसंदीदा विषय आपका? पसंदीदा विषय ज्योग्राफी रहा है। वाह भाई। छात्रों को कोई एक संदेश क्या कहना चाहेंगे? छात्रों के लिए इतना ही है कि आप अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलें और उन पर अमल करें। युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? युवाओं को वर्तमान परिस्थिति के साथ साथ प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति से भी जुड़ना चाहिए, तब उनका जीवन सफल होगा। इतिहास से हमें सबसे बड़ी क्या सीख लेना चाहिए? पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, इस बात की शिक्षा मिलती है, और नए उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं ये जानकारी मिलती है। आपका सबसे यादगार पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रपति अवार्ड है निश्चित रूप से, क्योंकि जीवन का अद्भुत क्षण रहा है वो बहुत गिने चुने को मिलते बहुत हैं। कवर्धा में तो अकेले हूँ, झा साहब थे वकील साहब, और उनको उनकी पुस्तक पर मिला था, जी, जी। लेकिन मुझको शिक्षा के रूप में जाके सम्मानित होने का अवसर मिला है। वाह, बहुत बड़ी बात है सर। वो जी। सर, 3 दिन हम राष्ट्रपति के मेहमान रहे हैं। अरे वाह, वहाँ क्या क्या मिलता है सर? हर चीज़, हर प्रकार की सुविधा। जो आप हाँ, 5 स्टार होटल में ठहराना, 3 दिन तक। गाड़ी वाड़ी हाँ, ले जाना, भ्रमण करवाना, पूरा लाना ले जाना। वो पुस्तक भी दिख हाँ, रहे हो, हाँ, फोटो और दिख रहे सर, प्रतिभा हाँ, पाटिल जी जी, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि शिक्षा मंत्री आपका सम्मान करते हैं राष्ट्रपति के मेहमान होने की वजह से। वाह भाई। और आपको एक और ख़ास चीज़ बताऊं मैं, जो विदेशी मेहमान जो आते हैं तो उनके सामने जो अशोका हॉल में जो ऑर्केस्ट्रा बजता है डिनर के समय, जी जी, वो हम लोगों के डिनर के समय बजा, अरे वाह, बहुत तो गर्व बहुत की बड़ा बात। सम्मान सही बात। होगा। प्रतिभा पाटिल जी? जी जी, प्रतिभा पाटिल थी उस समय। वाह भाई। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप एक शिक्षक ना होते, टीचर ना होते, तो क्या होते आप? और निश्चित रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में जा रहा था मैं। जी जी। हाँ, क्योंकि उस क्षेत्र में मेरे करने की इच्छा थी बहुत। गाइड कुछ होते? गाइड नहीं, घूमते तो है, पता है। नहीं, वो घूमना अलग चीज़ है, लेकिन गाइड होने के लिए ना, उसके लिए फिर वो अपने लाइफ को आप सेटल नहीं कर पाते ना। तो टीचर ना होते तो क्या होते बताएं सर? प्रशासनिक क्षेत्र में इच्छा थी। हाँ, इच्छा थी। हाँ जी। अच्छा, ऐसी जगह सर जहाँ आप बार बार जाना चाहेंगे, और क्यों जाना चाहेंगे? मैं यदि बार बार जाने की इच्छा यदि आपको बताऊँ ना, तो वो है बस्तर क्षेत्र। अच्छा, क्यों? बस्तर क्षेत्र में प्रकृति की जो अद्भुत से अद्भुत चीज़ें हैं, बस्तर में? वो बस्तर में है। सही बात। बस्तर कितनों घूम लो बोलते हैं सर, फिर भी अधूरा ख़त्म ही नहीं होगा वो, है ना? और जितनी देर रहोगे आप उतना ही इच्छा होती है और रहने की। खत्म ही नहीं नहीं, होती। सही नहीं। बात है। अच्छा, कबीर धाम जिले की सबसे बड़ी पहचान क्या कहना चाहेंगे? कबीर धाम जिले की सबसे बड़ी पहचान आज के डेट में तो भुरन देव ही है, जी। लेकिन यहाँ की जो सांस्कृतिक एकता जो थी, जो पहले शुरुआत में ही बताया मैं, वो थी बड़ी पहचान। कवर्धा वो जगह था जहाँ किसी भी प्रकार के कोई दंगे आदि, ये समझ लीजिए 1900 समझ लीजिए आप 95-96 के बाद तक कभी नहीं हुए। वाह, बहुत शांत प्राचीन काल से माहौल। बहुत शांत रहा है। वाह। जी। एक ऐसा पुस्तक सर जो इसको आप चाहेंगे हर व्यक्ति, हर छात्र को पढ़ना चाहिए? वो यदि उसको पढ़ना है ना, तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक। हाँ। वाह। एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिससे आप मिलना चाहते हैं, ऐसा है कोई? ऐतिहासिक व्यक्तित्व में तो फिलहाल अभी कोई है भी नहीं, अच्छा। लेकिन जिनसे मिलने की इच्छा थी वो है नहीं अब सब पुराने लोगों में। जी जैसे मुझको जब हम राष्ट्रपति अवार्ड लेने गए ना, जी उसके जस्ट पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति। जी। तो वहाँ का उनका जो रसोइया है, मुख्य रसोइया, उन्होंने कहा था बेटा आप लोग को निश्चित रूप से अब्दुल कलाम साहब से मिलना था। और वास्तव में उत्सुकता बढ़ती गई, तो फिर मैं रामेश्वरम गया तो उनके घर गया था मैं। अच्छा। वाह।
उनकी सब यादों को सहेज के रखा गया है। अच्छा, आपके अनुसार भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिकता और संस्कृति। वाह, सांस्कृतिक विरासत को संभाल के रखना ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप सांस्कृतिक विरासत को नहीं संभाल के रखोगे तो आप गुम हो जाओगे। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, एक सवाल रहेगा, कबीरधाम जिले में जो पर्यटन स्थल हैं जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता है, उसमें वो कौन कौन से पर्यटन स्थल है? पर्यटन स्थल में बहुत ही गिने चुने हैं, जबकि कबीरधाम जिले के पर्यटन स्थल का पूरा पर्यटन चक्र मैंने बनाया हुआ है पुस्तक में अपनी। जी। और उसमें 22 से 25 ऐसे स्थल हैं जी जहां लोगों को थोड़ी थोड़ी सुविधा और मिल जाए जी। तो वो बेस्ट पर्यटन स्थल बन सकते हैं कबीरधाम जिले के। क्योंकि देखिए यहाँ 21 तो गुफा है, 21 गुफा है? 21 गुफा है जो गुफा एक से बढ़कर एक। दूसरी चीज़ यहाँ पर वाटरफॉल हैं, जी तो 1 दर्जन तो वाटरफॉल है यहाँ। जी। साथ साथ पहाड़ी जो है ना, आपको सुखझर जाइए, आप पीड़ा घाट जाइए, उसमें कांदा पानी चले जाइए, पंडरिया ब्लॉक के तेलिया पानी चले जाइए, इन क्षेत्रों पोलमी से आगे निकल जाइए तो ये दीवान पट पर है। ये सारी चीज़ें ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग बार बार जाना चाहेंगे, बस थोड़ी सुविधा ज़्यादा और हो जाए बस। जी। अच्छा, कुछ और पर्यटन स्थल है सर, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। हाँ, चिल्फी घाटी के बारे में। चिल्फी घाटी जो है ना, एक्चुअल में वो घाटी कबीरधाम जिले का बहुत ही खूबसूरत स्थल है। उसमें जो सबसे अच्छी जगह है वो है सरोधा दादर। अच्छा, सरोधा दादर जो है ट्रैकिंग पॉइंट है। जी। वहाँ से जो है ना आपको सनराइज़ बहुत खूबसूरत दिखता है। तो कितने टाइम जाना चाहिए? वो आप 6 बजे सुबह वहाँ पहुँच जाइए, फिर वहाँ से देखिए वहाँ का सूर्योदय को। ऐसा लगेगा कि यहीं सो गए। हाँ, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह है। उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में यदि रेंगाखाट जंगल की ओर जाएंगे ना, तो बहना खुदरा से लगा हुआ पीड़ा घाट है। पीड़ा घाट में जब ऊपर चढ़ेंगे आप तो पहाड़ियाँ जो है ना इस तरह से दिखाई पड़ती है जैसे एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, रानी दरहा जलप्रपात सर? रानी दरहा जलप्रपात में 3 प्रपात हैं एक्चुअल में जी। क्रम से जो है, और वो 12 अब नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी जनवरी फरवरी तक के तो रहता ही है, पानी रहता है। बस ये है कि थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर अभी होगा करना। अभी तो नहीं है, पानी नहीं है, अभी कम हो गया है, बहुत पतला धार हो गया है। हाँ, जैन तीर्थ बकेला पार्श्वनाथ जो है ना 1978 में खोजा गया था, 76 से 78 के बीच में। वो भी पुराना ऐतिहासिक? हाँ, पुराना ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर पहले जगह जगह पे तालाब के किनारे मूर्तियाँ रखी होती थी, और मैं 1977-78 में जब गया था ना, तो उसी समय भगवान पार्श्वनाथ की जो 78 इंच की प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत ग्रेनाइट की प्रतिमा है, जो पंडरिया के मंदिर में रखा हुआ है, जैन मंदिर में। और वैसी प्रतिमा बहुत कम जगह देखने को मिलती है, वो वहाँ पर मिली थी। तो बकेला पार्श्वनाथ जो है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है बहुत। अच्छा, ये पचराही के बारे में बात की थी? पचराही के बारे में जैसा कि मैंने बताया ना, उसमें पुराना कंकालीन टीला के नाम से जानते थे उसको, और पहले सीढ़ी पचराही कहा करते थे उसको। बाद में जब मैं सेमिनार में गया ना तो 2-3 बार बात रखा था, तो वहाँ के डायरेक्टर जो बोले थे कि आपके मुख्यमंत्री हैं, उनसे बोलिए आप उत्खनन के लिए। अच्छा। तो डॉक्टर रमन साहब थे उस समय, तो उनसे एक बार मैं मिला दिवाली में ना, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने अनुमति दी, फिर उत्खनन हुआ। और वो जगह जो है ना वो ऐतिहासिक जगह है बहुत ही ज़्यादा। भोरमदेव अभ्यारण्य? भोरमदेव अभ्यारण्य जो है 23 अगस्त 2001 में निर्माण हुआ। उस समय 163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र डिक्लेयर किया गया था, और बाद में उसको 354 तक के बढ़ाया गया। अभी बहुत वीडियो वायरल हो रहे सर उसका वीडियो वायरल हो गई। एक तो मेरा ही है, मैं अपना वीडियो तैयार किया था, वो डीएफओ साहब को भेजा, तो उन्होंने उसको इंस्टाग्राम वगैरह में और प्रशासनिक तौर पे जारी किया है। आपको बताऊं, आप इस चीज़ को ज़रूर पहुंचाइए लोगों तक कि हमारा जो जंगल सफारी है भोरमदेव, वो जंगल सफारी जो है कान्हा और रायपुर की जंगल सफारी से भी बहुत अच्छी है। और बड़ा है कि उतना ही? बड़ा भले ही मत रहे, क्योंकि कान्हा तो बहुत बड़ा है, पर वो सारे मैदान में घूमते हैं।
ये वो जंगल सफारी है जिसमें पूरे पहाड़ियों के ऊपर घूमते हैं हम। और कौन कौन से जीव जंतु हैं? इसमें तो हर प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे इसमें। शेर वेर हैं? हाँ, शेर भी आ जाते हैं, वहाँ लगा हुआ है कि वो कान्हा से लगता है। और आपको बायसन वैसन तो भंडार है यहाँ पे। और कलरफुल मुर्गे दिखाई पड़ते हैं यहाँ। मुर्गे? हाँ, पूरे लाल रंग का जैसे कलगी लगाया हुआ। जंगली वाले? हाँ, जंगली मुर्गे जो हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल प्रजाति की है। और पक्षी की करीब 165-170 प्रजातियाँ तो सर्वे के दौरान मिली थी। तितलियों का भंडार है, तितली पार्क है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जंगल सफारी में हैं। चलो, बात करें, बहुत अच्छा लगा सर। एक और मेरे मन में सवाल है सर, जैसे कोई बाहर से आते हैं, बाहर जिला से, अगर वो लोकल कवर्धा शहर में घूमना चाहेंगे तो कौन कौन से अच्छे अच्छे जगह हैं? कवर्धा लोकल में सबसे पहले आपको बताऊँ 9 देवियाँ हैं। तो 9 देवी मंदिर है कवर्धा में, प्रॉपर कवर्धा में। वो सारे प्राचीन हैं, सब 150 से 250 वर्ष पुराने हैं। तो आप शुरुआत यदि करेंगे ना तो दंतेश्वरी, बिलासपुर नाका, दंतेश्वरी से आगे आएंगे काली मंदिर, काली मंदिर से फिर वापस आएंगे तो चंडी, दंतेश्वरी, सिंगवानी, सिंगवानी से आएंगे तो यहाँ पर गंगई, गंगई मंदिर से आगे जाएंगे तो सतबहनिया, महामाया, विंध्यवासिनी। इस तरह से 9 देवियों का यहाँ पर पूरा समूह है, पूरा अलग अलग। उसके साथ साथ 1802 में बना हुआ राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन धाम, उससे लगा हुआ आपको बिल्कुल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की शैली में। और जिसमें पहली बार जो मूर्ति रखी गई थी लकड़ी की, वो आज भी है। तो वहाँ पर भगवान बलभद्र और उनके पूरी तीनों की प्रतिमाएं हैं। तो वो बहुत ही एक मैकरी मंदिर है जिस लगा हुआ, भगवान कृष्ण को, राम जी को समर्पित है। तो वो देखने लायक है। बूढ़ा महादेव जो है वो हमारे पूरे ज़िले के लिए, जिस तरह से महाकालेश्वर का होता है ना, वैसे ये पंचमुखी बूढ़ा महादेव है। और प्रत्येक मुख में 5-5 मुख है, प्रत्येक मुख में। तो इस तरह से वो 25 मुख हुए जो 25 पृथ्वी के 25 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अलग से ही आपका वीडियो सिर्फ बूढ़ा महादेव पे बन सकता है, लंबा डॉक्यूमेंट्री। हाँ, इतना शानदार है वो, इतना महत्वपूर्ण, इतना पावरफुल है। तो कहाँ पर है? ये जस्ट नदी के किनारे है। सारे लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ बूढ़ा मंदिर दर्शन करने। आप साथ दीजिएगा सब? हाँ बिल्कुल, देख हमारे पूरे ज़िले में कांवरी जितने भी आते हैं जी, यहाँ जल चढ़ाएंगे और वहाँ से आके यहाँ जल चढ़ाएंगे। लेकिन बाहर से आने वाले जो है यहाँ जल चढ़ा के फिर भोरम दे जाते हैं। पहले इसमें चढ़ाते? हाँ, पहले इसमें चढ़ाते हैं। तो ये बूढ़ा महादेव कहलाता है, पंचमुखी हैं वो, और एक चट्टान के ऊपर बने हुए हैं। चूँकि पत्थर से बने, धीरे धीरे अब घिसते जा रहे हैं, तो उसको संरक्षण के लिए ऊपर चांदी का वो ढक के रखा गया। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। अब मेरे चैनल का एक खास कार्यक्रम रहता है सर, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, आपसे भी करना चाहूँगा। सवाल बहुत सिंपल है सर, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है सर? जीवन की परिभाषा ये है कि आप अपने लिए सभी जीते हैं। जब आप औरों के लिए भी जीते हैं ना, तभी वो जीवन है, अन्यथा मृत्यु है। दूसरे के लिए जीना जीवन? दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए भी जीते हैं ना, तब जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है वही आपका जीवन है। दूसरे के लिए जीना मतलब उनका काम करना, हेल्प करना, सब प्रकार का, उनके प्रति सिंपैथी रखना, है ना, उनके काम में सहयोग करना, समय पे ज़रूरत पड़ी उनको तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना, यही जीवन है अभी। चलो, बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे खास बात, इतना अपना कीमती समय दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही अच्छी चीज़ को कर रहे हैं। लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, उसके लिए समय दे रहे हैं। ये आपकी आत्मीय संतुष्टि के लिए आप जो काम कर रहे हो ना, इसके साथ साथ प्रदेश से जुड़ने की जो इच्छा है आपकी, वो आप महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए इसको बहुत बहुत बधाई हो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे आदित्य श्रीवास्तव सर जी, उनसे बात किए जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। बहुत ही अच्छा लगा, उनके जीवन के बारे में जाने। सबसे खास बात, आज जो है पूरे कबीरधाम जिले के जो है पूरे जितने धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है,
पुरातत्व के बारे में, पूरा लगभग सभी बारे में हमने जाने, चर्चा किए। बहुत ही अच्छा लगा। अब मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।